यार, सब लोगों ने क्या मुझे भाड़े का दूल्हा समझ रखा है, जो जिसे देखो वही बेझिझक होकर कह देता है कि मुझे एक लड़की के साथ शादी करके कुछ दिनों के लिए उसका पति बनने का नाटक करना है। डिम्पल की बात सुनकर अंकुर ने जो तीखी प्रतिक्रिया दी, उससे डिम्पल जरा सी विचलित नहीं हुई, जो ये साबित करता है कि उसे अपनी बात पर अंकुर से ऐसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। भाई, आपको कौन क्या समझता है और आपसे किसके कहने से क्या क्या करने के लिए कहा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपसे जिस किसी ने जो भी करने के लिए कहा और आपने किया, ना वो आपने मुझसे पूछकर किया और ना उसे आपके करने से मुझे कोई बेनिफिट हुआ। आपका मुझ पर भड़कना इसलिए भी सही नहीं है क्योंकि मैं आपसे जो काम करने के लिए कह रही हूँ उसमें आपके साथ वैसी कोई चीटिंग नहीं होगी जैसी उस काम को करने पर हुई थी, जिसका रेफरेंस देकर आप भड़क रहे हैं। इस काम के बारे में तो आपको करने से पहले ही बताया जा रहा है कि आपको एक ऐसे प्ले में पार्टिसिपेट करना है जो देखने वालों को तो रियल लगेगा, पर करने वालों के लिए सिर्फ एक ड्रामा होगा। अंकुर की तीखी प्रतिक्रिया को काउंटर करते हुए डिम्पल ने पूरे इत्मीनान से उसे अपनी बात समझाने की कोशिश की। जो भी हो, मैं ये काम नहीं करूँगा। भाई, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप एक फ्रॉड लड़का जो सिर्फ आपका कज़िन है कि कहने पर आप एक फ्रॉड लड़की के साथ बिना सोचे समझे शादी तक कर सकते हैं, पर आप बरसों बाद मिली अपनी मासूम सी सगी बहन के कहने पर एक ऐसी इनोसेंट गर्ल की हेल्प करने के लिए शादी के ड्रामे में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, जिसने सिर्फ आपका हालचाल जानने के लिए मुझसे कई बार आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेने के लिए रिक्वेस्ट की और फ़ोन पर बात नहीं हो पाने पर पौने 200 किलोमीटर का सफ़र करके आपसे मिलने यहाँ तक आ गई। ये बात जानने के बाद आज मुझे उतना ही दुख हो रहा है जितनी मुझे आपके मिलने पर खुशी हुई थी। अब मैं जा रही हूँ भाई, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक अपने आंसू को बहने से नहीं रोक पाऊँगी और अब मैं आपके सामने अपने आंसू बहाकर आपकी हमदर्दी भी नहीं लेना चाहती हूँ। बाय भाई। यार, ये क्या बात हुई? अरे, थोड़ी देर रुककर मुझे अपनी बात पर कुछ क्लैरिफिकेशन देने का चांस तो दो। जो कहना है 1 मिनट में कह दीजिए, क्योंकि मैं अब यहाँ 1 मिनट से ज़्यादा चाह कर भी नहीं रुक पाऊँगी। मुझे अपनी बात कहने के लिए 1 मिनट ही चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा तुम समझ रही हो। मेरे लिए तुम आशीष से 1000 गुना ज़्यादा मायने रखती हो, पर किसी लड़की की मांग में सिंदूर भरना और उसके साथ 7 फेरे लेना किसी प्ले में कोई रोल करने जैसा काम नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार करने के लिए मजबूर हूँ। मैंने आशीष को भी साफ शब्दों में किसी के साथ मैरिज का ड्रामा करने से मना कर दिया था, और मुझे इस बात का ज़रा सा भी भनक लग जाती कि मेरी और आरुषि की शादी सिर्फ एक ऐसा ड्रामा है तो मैं इसका हिस्सा बनने से भी इनकार कर देता था। पर उसने आरुषि के साथ मिलकर मुझे ये सब आप मुझे बता चुके हैं भाई, इसलिए इसे छोड़िए और ये बताइए कि आप मेरी बात मानेंगे या नहीं। देखिए, आपने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि आप शादी करने की बात को छोड़कर मेरी हर बात मानेंगे, इसलिए आपके मेरी बात मानने से इनकार करने पर आपके ऊपर ना सिर्फ मेरा दिल दुखाने का पाप लगेगा, बल्कि अपनी छोटी बहन से किया प्रॉमिस तोड़ने का पाप लगेगा। आपका इन बातों की ओर ध्यान आकर्षित कराना मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने दोनों बातें आपको समझा दी। अब फाइनल डिसीजन आपको लेना है। आपके लिए अपनी छोटी बहन का दिल और उससे किया प्रॉमिस तोड़ने के पाप से बचने से ज़्यादा ज़रूरी अपनी बात पर अड़े रहना है, तो शौक से अड़े रह सकते हैं। अरे, 1 मिनट के लिए रुको तो यार, बड़ी अजीब लड़की है। इसकी बात बिना सोचे समझे मान लो, ठीक है, नहीं तो मैडम खट से ऐसे उठकर खड़ी हो जाती है जैसे इंसान ना होकर कोई रोबोट हो और किसी ने उसके रिमोट की उठने की बटन दबा दी हो। भाई, अब मैंने आपकी ये बात भी सुन ली, क्या अब मैं जा सकती हूँ? नहीं? तो फिर से जल्दी से कहिए कि आप मेरी बात मानने के लिए तैयार हैं। हाँ, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फाइनल कॉन्सेंट मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड होने के बाद ही लूँगा, और इसके लिए तुम्हें मेरे 2 सवालों के जवाब देने होंगे, जिनमें से पहला ये है कि यदि स्वाति मेरा हालचाल पूछने के अलावा मुझसे ये भी कहने आई थी कि मैं
स्वाति की छोटी बहन की जिद पूरी करने के लिए स्वाति के साथ शादी का नाटक करके उसकी छोटी बहन की शादी होने तक एज अ हस्बैंड उसके साथ रहूं या उससे अ वाइफ उसे साथ रखूं और शादी करके उसकी बहन के यूएसए जाने के बाद उससे इस तरह अलग हो जाऊं जैसे मेरे उससे उतने ही संबंध हैं जितने इस शादी के नाटक से पहले थे। तो ये बात उसने खुद मुझसे क्यों नहीं कही? और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है? पहले तुम मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखूँगा। ओके, आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि वो एक इंट्रोवर्ट गर्ल होने के साथ साथ काफ़ी संकोची स्वभाव की लड़की हुई है। इसी वजह से वो 2.5-3 घंटे का टाइम मिलने पर आपसे ये बात नहीं कह पाई और इसे कहने के लिए अपनी ट्रेन कैंसिल होने की बात कहकर दोबारा आपके साथ स्टेशन से वापस आई, लेकिन फिर भी नहीं कह पाई। वो तो अच्छा हुआ कि आपने मुझे उस रात अपने साथ रखने की ड्यूटी दे दी, अदरवाइज़ वो ये बात आप तक पहुंचाए बिना ही वापस लौट जाती। ओके, अब तुम मुझे ये बताओ कि वो उसकी बहन की शादी हो जाने के बाद उसके मम्मी पापा से क्या कहकर मुझसे अलग होगी? ये उसकी टेंशन है, इसके बारे में हम क्यों सोचें? ठीक है, अब तुम भाई, आपके 2 सवाल पूरे हो चुके हैं। हाँ, लेकिन तुमने दूसरे का आधा अधूरा जवाब दिया, इसलिए मुझे उसकी जगह एक दूसरा क्वेश्चन पूछने का राइट मिल गया है। आपका लॉजिक मुझे हजम तो नहीं हो रहा है, पर फिर भी मैं इसे इसलिए हजम कर रही हूँ ताकि आपके ना कहकर भागने के सारे रास्ते बंद हो जाएं। चलिए पूछिए जो पूछना चाह रहे थे। मैं ये पूछ रहा था कि तुम्हें उसकी हेल्प के लिए मुझे एग्री करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है कि तुम मेरे मना करने पर आंसू बहाने और मुझे पाप लगने जैसी बातें करने पर उतर आई। भाई, वो करीब 7-8 साल से काफ़ी टेंशन भरी ज़िंदगी काट रही है और उसकी हमने ये हेल्प नहीं की तो आगे भी पता नहीं कितने सालों तक टेंशन फेस करती रहेगी। उसके पापा जब वो 17 साल की थी तभी से अपाहिज होकर किसी काम के नहीं रह गए थे। माँ कम पढ़ी लिखी महिला है और अक्सर बीमार भी रहती है, इसलिए हाउसवाइफ के अलावा कोई दूसरी जिम्मेदारी निभाने की स्थिति में नहीं है। घर में उसके अलावा एक छोटी बहन है जो पहले नासमझ होने की वजह से और बाद में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद बाहर जाने की वजह से इसकी घर के कामों में या घर चलाने के लिए इनकम अर्न करने में कोई हेल्प नहीं कर पाई, इसलिए ये अकेले ही सालों से पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी पार्ट टाइम और काफ़ी फुल टाइम जॉब करके घर चला भी रही है और अपने अपाहिज पिता और अक्सर बीमार रहने वाली की देखभाल भी कर रही है। पर यहाँ उसकी ज़िंदगी ने उसे एक टर्निंग पॉइंट दिया है, पर हम उसकी हेल्प करेंगे तो ये भी बेस्ट हो जाएगा और उसे पता नहीं कब तक। ये बात तो मैं समझ गया, पर ये एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि उसकी छोटी बहन की शादी हो जाने से उसकी लाइफ की टेंशन कैसे कम होगी। इससे तो उसे उसकी छोटी बहन की पढ़ाई पूरी करके परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में उसकी कुछ हेल्प मिलने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। भाई, परिवार की जिम्मेदारियां उसके टेंशन की वजह नहीं है, उसे तो वो खुशी खुशी निभा रही है और आगे भी निभाने के लिए भी तैयार है। उसकी टेंशन की असली वजह तो उसके मम्मी पापा की दोनों बहनों की शादियों को लेकर आए दिन आसमान सिर पर उठाना है, जिससे हमारी उसकी हेल्प कर देने के बाद हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। छोटी बेटी की शादी के बाद यूएसए में सेटल हो जाएगी तो वह बड़ी बेटी की शादी के कुछ दिनों बाद उसका रिश्ता टूट जाने की बात को ये सोचकर बर्दाश्त कर लेंगे कि दोनों का ना सही एक की तो मैरिड लाइफ ठीक चल रही है। इसकी टेंशन की वजह यह है तो ये लड़की एक काम क्यों नहीं करती कोई। मैंने भी उसकी प्रॉब्लम सुनकर उससे यही कहा था कि वो भी कोई अच्छा सा लड़का देखकर असली शादी ही कर ले, लेकिन इसमें 2 समस्याएं हैं। एक तो ये कि उसे इतनी जल्दी कोई ढंग का लड़का नहीं मिलेगा और दूसरी ये कि शादी के बाद दोनों बहनें ससुराल चली जाएंगी तो माँ बाप की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। तो ये बात उसे अपनी छोटी बहन को समझानी चाहिए कि वो फ़िलहाल शादी करने की कंडीशन में नहीं है, इसलिए उसकी मजबूरी समझते हुए। अरे भाई, वो ये बात समझ जाती थी तो क्या स्वाति को पागल कुत्ते ने काटा है जो वो बेवजह इस टाइप का ड्रामा करने का प्लान बनाती थी। पर मैं समझ गया, क्या यही कि तुम मेरी स्वाति के साथ नाटक बताकर असली शादी कराने के लिए वैसा ही फुल प्रूफ प्लान बनाकर आई हो जैसा आशीष ने आरुषि के साथ असली बताकर मेरी नकली शादी करवाने के लिए बनाया था।
भाई मेरी बात पर यकीन करो, ये मेरे ऐसे किसी हिडन एजेंडे को पूरा करने के लिए बनाया गया प्लान नहीं है, बल्कि ये स्वाति का उसकी रात दिन की टेंशन से छुटकारा पाने के लिए बनाया गया ओपन प्लान है। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है भाई? भरोसा? और तुम पर मैंने जब जब किया है तब तब तुम मुझे टोपी पहनाने से नहीं चूकी हो, और ऊपर से पूछ रही हो कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है क्या? एनीवे, मुझे पता है कि ये स्वाति का ओपन प्लान हो, इसके पीछे तुम्हारा कोई हिडन प्लान हो। मुझसे इसमें पार्टिसिपेट करवाए बिना तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली हो, इसलिए मेरे पास इसके लिए डन करने के अलावा कोई और ऑप्शन है। और वैसे भी मुझे नाना जी की इच्छा पूरी करने की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए कुछ दिनों के लिए अपने पुराने शहर जाना ही पड़ेगा, इसलिए उसके साथ साथ एक अच्छा काम समझकर इसे भी कर देता हूँ। यदि ये वाकई अच्छा काम हुआ तो मुझे एक मासूम लड़की की हेल्प करने का सुकून मिल जाएगा, और यदि ये कोई हिडन प्लान हुआ तो मुझे कभी किसी की हेल्प ना करने के लिए स्थायी सबक मिल जाएगा। अब तुम जा सकती हो। थैंक्स भाई, मैं आज शाम को स्वाति से फ़ोन पर बात करके आपको बताती हूँ कि आपको कब उसकी हेल्प करने जाना है। ओके बाय। भाई मुझे भगा रहे हो? डिम्पल का ये सवाल सुनते ही अंकुर ने उसे कुछ कहने की बजाय दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और डिम्पल को इस अंदाज में देखने लगा जैसे वो उसकी बहन नहीं बल्कि दुनिया का 8वां अजूबा हो। जैसे ही अंकुर ने उस प्राचीन शिव मंदिर के सामने अपनी कार रोकी जिसमें कुछ माह पहले उसने आरुषि के साथ शादी की रस्में पूरी की थी, वैसे ही बगल में बैठी डिम्पल ने उसकी ओर ये सवाल दाग दिया, भाई ये वो मंदिर तो नहीं है जिसमें आपने आरुषि के साथ शादी की थी? ये वही मंदिर है। कार का गेट खोलकर नीचे उतरते हुए अंकुर ने लापरवाही से जवाब दिया। अरे भाई, तो आपने स्वाति के साथ शादी करने के लिए भी इसी मंदिर को क्यों चुना? इस शहर में यही एक मंदिर है क्या? डिम्पल ने दूसरी तरफ से उतरते हुए अंकुर की ओर 2 और नए सवाल दाग दिए। शहर में मंदिरों की कमी नहीं है, पर यह मंदिर शहर से काफ़ी दूर होने और शहर में एक और बड़ा शिव मंदिर होने की वजह से शिवरात्रि को छोड़कर बाकी दिन यहाँ इक्का दुक्का ही लोग आते हैं, इसलिए इस टाइप की शादी के लिए ये शहर की सबसे ज़्यादा उपयुक्त जगह है। मैंने आरुषि के साथ भी यहाँ पर इसलिए शादी की थी क्योंकि हमें आशीष के घटिया प्लान के अकॉर्डिंग हम दोनों की शादी करने की बात छुपाकर ये बताना था कि आरुषि के साथ आशीष ने शादी की है, और मैं स्वाति के साथ शादी की फॉर्मेलिटीज़ यहीं पर इसलिए पूरी करना चाहता हूँ कि ताकि मेरे परिचितों में से कम लोगों को इसके बारे में पता चले। मगर तुम शायद ये भूल रहे हो कि यहाँ मुझे स्वाति के साथ शादी नहीं करनी है, बल्कि सिर्फ शादी का नाटक करना है। मैं ये बात भूली नहीं भाई, मैंने तो ये सोच कर ये सवाल किया था कि भले शादी का नाटक है, पर यहाँ आपको वही सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी जो रियल मैरिज करने पर करते हैं, और इसे मेरे आपके और स्वाति के अलावा इसमें पार्टिसिपेट करने वाले बाकी सब लोग इसे रियल मैरिज ही समझेंगे। इसलिए यदि यहाँ के पुजारी ने आपको पहचान लिया और सबके सामने ये कह दिया कि आप, इससे पहले भी वो मुझे पहचान तो लेगा पर किसी के सामने कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मैंने आज सुबह ही उसकी जेब गर्म करके उसे किसी के सामने कुछ ना कहने के लिए कह दिया है। यानी आप सुबह होटल से टाइम पास के लिए कहीं घूमने नहीं गए थे, बल्कि ये जुगाड़ फिट करने यहाँ आए थे। हाँ, अब अंदर चलो, स्वाति और उसकी फैमिली की गाड़ी आ रही है, तो उनके साथ ही चलते हैं ना। हम उन्हें आते देख लेने के बाद भी उन्हें छोड़कर, अरे बहस छोड़ो और अंदर आ जाओ यार। हम उनके साथ सचमुच का रिश्ता नहीं जोड़ रहे हैं कि हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। डिम्पल की बात का जवाब देने के साथ ही अंकुर अपने कदम मंदिर की ओर बढ़ाने लग गया, और ये देखकर डिम्पल ने भी मंदिर की ओर आ रही 12 सीटर गाड़ी से ध्यान हटाकर उसके पीछे पीछे मंदिर की ओर कदम बढ़ा दिए। अब क्या करना है? स्वाति के साथ शादी की रस्में पूरी करके उसके साथ माता पिता का आशीर्वाद लेने के बाद अंकुर ने बगल में खड़ी डिम्पल से धीमे स्वर में पूछा, पुजारी को दक्षिणा देकर यहाँ की ये लास्ट ड्यूटी पूरी कर लीजिए, फिर बताती हूँ कि आगे क्या करना है। डिम्पल ने उतने ही धीमे स्वर में अंकुर को जवाब दिया जितने धीमे स्वर में अंकुर ने उससे सवाल किया था। इसे तो मैं सुबह ही काफ़ी पैसे दे चुका हूँ। वो तो चुपके से दी गई रिश्वत थी,
इसलिए अभी सबके सामने शादी करवाने की दक्षिणा के रूप में इसे कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। यदि आपका इसे अब और कुछ देने का मन नहीं है तो मैं दे देती हूँ। अरे तुम मत दो, अच्छा नहीं लगेगा। मैं ही इसे कुछ दे देता हूँ। यदि आप दोनों भाई बहन मेरी दक्षिणा देने का पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए आपस में झगड़ रहे हैं तो आप लोगों को झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग चाहे तो दोनों ही ये पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। उन दोनों को तिरछी नज़र से देख रहे पुजारी ने उनके बीच हो रही बातचीत की विषय वस्तु का एकदम सटीक अनुमान लगाया और उनकी ओर एक सटीक तीर छोड़कर उसे जो आर्थिक नुकसान होने की संभावना नजर आ रही थी उसे समाप्त करके अपनी डबल कमाई का मार्ग प्रशस्त कर दिया। लेकिन हम इन दोनों को इस पुण्य लाभ से वंचित करके अकेले ही पुण्य लाभ अर्जित करेंगे, क्योंकि वधु पक्ष के होने के नाते यह हमारा अधिकार है, कहकर स्वाति की माँ आगे बढ़ी और उसने अपने पर्स से एक 500 का नोट निकालकर पुजारी की थाली में डाल दिया। लेकिन पुजारी इससे संतुष्ट होने की बजाय कुछ और धन वसूली की संभावना तलाशने के उद्देश्य से अंकुर की ओर देखने लगा। इसे तो अब दक्षिणा के नाम पर भी पैसे मिल चुके हैं, फिर ये कमीना हमारी तरफ किस लिए देख रहा है? पुजारी को अपनी ओर अपेक्षा भरी निगाहों से देखता हुआ देखकर अंकुर ने डिम्पल से सवाल किया। लगता है काफ़ी लालची इंसान है और ऊपर से इसने सुबह सुबह मुफ्त की मलाई का स्वाद भी चख चुका है, इसलिए कुछ और लिए दिए बिना नहीं मानेगा। पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे कुछ पैसे देकर शुद्ध हिंदी में समझा देती हूँ कि अपनी औकात से ज़्यादा पैर ना फैलाए, कहकर डिम्पल पुजारी की ओर बढ़ गई। सुनिए, आपको मुझे लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिम्पल के पुजारी की तरफ कदम बढ़ाते ही अंकुर के दूसरी तरफ खड़ी स्वाति ने उससे कहा, आप मेरे लिए सिर्फ एक दिन और थोड़ी सी तकलीफ़ उठा लीजिए, इसके बाद मैं आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं दूंगी। आप आज मुझे अपने साथ घर तक लेकर चलिए, मैं वहाँ से तुरंत डिम्पल के साथ उसके घर चली जाऊँगी और 1-2 दिन वहाँ रहकर अपने घर वापस आ जाऊँगी। इसके बाद कुछ दिनों तक मैं यहाँ अपनी बहन की शादी की तैयारी के लिए रहने की मजबूरी बताकर रह लूँगी और उसकी शादी के बाद घर के लोगों से यह कह दूँगी कि आप भी फॉरेन चले गए हैं, जहाँ आपकी कंपनी ने सिर्फ आपके रहने का इंतज़ाम किया है, इसलिए आप कुछ सालों तक मुझे अपने पास नहीं बुला पाएंगे। इस बहाने से कुछ साल निकल जाएंगे और फिर आगे की सिचुएशन देखकर मैं मेरे मम्मी पापा को ऐसा कुछ बता दूँगी कि कोई उन्हें बड़ा शौक भी ना लगे और उनकी नज़रों में आपकी इमेज भी ख़राब ना हो। थैंक्स। स्वाति की पूरी बात सुनने के बाद अंकुर ने उसका आभार प्रकट करते हुए राहत की सांस ली। शायद उसे उस समय ये नहीं पता था कि उसका लगभग 1 सप्ताह पुरानी इस टेंशन से इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटने वाला है, क्योंकि यदि उसे इस बात की जरा सी भी आशंका होती तो वो स्वाति को इतनी आसानी से अपने साथ घर ले जाने के लिए तैयार नहीं होता जितनी आसानी से वो तैयार हो गया। स्वाति तो उसके साथ उसके घर आने के बाद उसे दिए गए आश्वासन को अमल में लाते हुए ड्रेस चेंज करके तुरंत डिम्पल के साथ उसके घर चली गई और वहाँ से दूसरे दिन अपने घर भी चली गई। लेकिन इसके 10-12 दिन बाद ही डिम्पल ने सुबह सुबह उसे ये बताकर धीमे से एक जोरदार झटका दे दिया कि स्वाति की बहन की शादी कैंसिल हो गई है, इसलिए अब उसके पास अपने मम्मी पापा के घर रहने की कोई वजह नहीं बची है और इस समय उसने अपने मम्मी पापा को उसकी शादी की असलियत बता दी तो उनके लिए इस बात का शौक बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से स्वाति कुछ दिनों के लिए यहाँ आना चाहती है। लेकिन इससे पहले कि डिम्पल ये खबर सुनाकर अंकुर से इस मामले में कोई मदद मांग पाती, अंकुर ने चेहरे पर कठोरता लाते हुए अपनी सख्त प्रतिक्रिया दे दी। देखो डिम्पल, मैं इस मामले में अब तक तुम्हारी सारी बातें इसलिए मानता रहा क्योंकि वे सारी बातें मेरे तुमसे किए गए प्रॉमिस का हिस्सा थी, पर अब मेरा वो प्रॉमिस कम्प्लीटली पूरा हो चुका है और मैं तुम्हारी एक मासूम लड़की की मदद के तर्क के आगे सिर झुकाकर उसकी कोई और हेल्प करने के मूड में भी नहीं हूँ। इसलिए इस मामले में मुझसे हेल्प लेने के लिए तुम जो भी कोशिश करोगी उससे सिर्फ तुम्हारा और मेरा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए स्वाति की हेल्प की बात छोड़कर कोई और बात करो ताकि हम दोनों का टाइम और तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होने से बच जाए। भाई, मैं आपसे वैसी कोई हेल्प मांगने नहीं आई हूँ, जैसा आप समझ रहे हैं। मैं तो बस ये कहने आई थी कि आप उसे रहने के लिए एक छोटा सा रूम दिला दीजिए और यहाँ कुछ समय तक रहकर लाइफ काटने के लिए कोई छोटा मोटा जॉब दिला दीजिए ताकि वो बेचारी ये दोनों काम तुम मुझसे बेहतर तरीके से कर सकती हो,
क्योंकि तुम इस शहर में मुझसे सालों पहले से रह रही हो और तुम्हारा पति उस कंपनी का एमडी है जिसमें मैं असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर हूँ। इसलिए तुम्हारे पास उसे जॉब दिलाने और उसके लिए रूम खोजने की बेटर सोर्सेज हैं। भाई, मैं इन दोनों कामों में अमन या किसी और की कोई हेल्प नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मैं जिस किसी की हेल्प लूँगी उसे मुझे ये बताना पड़ेगा कि इस लड़की को उसके पति ने शादी के एक दिन बाद ही उसके हाल पर छोड़ दिया, जो मैं इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि उस लड़की का पति मेरा भाई ही है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया कि मुझे उसका पति मत कहा करो, फिर भी तुम क्यों बार बार किसी ना किसी बात में लपेट कर ये कहती रहती हो कि मैं उसका पति हूँ? भाई, आपने इससे पहले मुझे ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं आपको उसका पति कहकर एड्रेस ना करूँ। आपने जितनी बार भी कहा यही कहा कि उसे मेरी पत्नी कहकर एड्रेस मत किया करो। तुम शायद सही बोल रही हो, पर दोनों बातों का मतलब एक ही तो है ना? नहीं भाई, इन दोनों बातों में उतना ही फर्क है जितना आपकी और स्वाति की एक दूसरे को वरमालाएं पहनाते समय दोनों की भावनाओं में था। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे आपने स्वाति को एक ड्रामे का रोल समझकर वरमाला पहनाई थी, पर स्वाति ने आपको अपना जीवन साथी चुनने की प्रक्रिया समझकर पहनाई थी, वैसे ही इस शादी के बाद स्वाति आपके लिए आपकी पत्नी नहीं है, पर उसके लिए आप सिर्फ उसके पति ही नहीं बल्कि सब कुछ है। मैं जानती हूँ कि ये जानते ही आप मुझसे बेइंतहा नाराज़ हो जाएंगे, पर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने जो कुछ किया वो एक मासूम लड़की के उसकी बेपनाह चाहत की मंजिल तक पहुँचाने और अपने बरसों बाद मिले भाई की वीरान जिंदगी को रोशन करने के लिए किया। पर इसका नतीजा क्या निकला? यही ना कि एक अपाहिज बाप, एक बीमार माँ और एक स्टडी करने वाली छोटी बहन का सालों से बोझ ढोकर जैसे जैसे जिंदगी के सुनहरे सपनों की दहलीज पर पहुंची एक निर्दोष लड़की का भविष्य अनिश्चितता के भंवर में फंस गया। आपको पाने के अलावा उसका कोई और सपना था और ना वो ऐसे किसी सपने की दहलीज पर कदम रखना चाहती थी। ये जो कुछ हुआ है उसमें उसकी भी उतनी ही मर्जी और ख्वाहिशों का योगदान है जितनी मेरी। बस अंतर ये था कि उसके पास सिर्फ ख्वाहिशें थीं और मेरे पास उन्हें पूरा करने का तरीका। तो अब जाओ और उसकी इस मुश्किल से निकलने में भी हेल्प करो जो तुम्हारे और उसके स्टूपिड प्लान की वजह से उसके सामने खड़ी हुई है। ये तो करना ही पड़ेगा भाई, और ये बात मैं पहले से ही जानती थी कि एक बेदर्द भाई की ज़िंदगी में खुशियों का रंग भरने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाने की इस तरह की कीमत चुकानी पड़ सकती है। पर मुझे ये पता नहीं था कि वो इतना ज़्यादा बेदर्द निकलेगा कि वो इस जोखिम की कीमत चुकाने की जिम्मेदारी मुझसे उस कंडीशन में भी अपने ऊपर नहीं लेगा जब मुझे इधर उधर भटकने की नहीं बल्कि टेंशन फ्री रहकर आराम करने की ज़रूरत है। तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि इस समय मुझे टेंशन फ्री रहकर आराम करने की ज़रूरत है। अरे ये तो तुम बता चुकी हो, मैं तो इसकी वजह पूछ रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि आप मामा बनने वाले हैं, यानी तुम प्रेग्नेंट हो। भाई, आपकी मेरे अलावा भी कोई बहन है क्या? नहीं, तो फिर आप मामा तभी बन पाएंगे ना जब मैं माँ बनूंगी, और मैं माँ तभी बन पाऊंगी ना जब मैं तुम हनुमान जी की पूंछ की तरह असीमित लंबी होने की क्षमता रखने वाली अपने क्वेश्चन की इस चेन को यहीं ब्रेक लगाओ और ये बताओ कि कहीं तुम मुझे वैसा मामा तो नहीं बना रही हो ना जैसा पहले कई बार बना चुकी हो। मैंने इससे पहले कब कहा कि ओ गॉड, ये लड़की है या सवालों से भरी की काली घटा वक्त बेवक्त सवालों की बरसात करने में पल भर की भी देर नहीं लगाती है। आपने मुझसे कुछ कहा भाई? नहीं, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुमसे कुछ कहकर फिर से सवालों की मोटी मोटी बूंदें अपने सर पर झेलने की बेवकूफ़ी करूँगा। मैं जो कुछ कह रहा था तुम्हें बनाने वाले से कह रहा था। हाँ, इससे पहले मैंने जो मामा बनाने वाले की बात कही थी वो मैंने तुमसे ये पूछने के लिए कही थी कि तुम मेरे मामा बनने की बात मुझे फिर से बेवकूफ़ बनाने के लिए तो नहीं कह रही हो। भाई, बेवकूफ़ बनाने को मामा बनाना कौन कहता है? मैं तो इससे पहले कभी मैंने भी नहीं सुना था। पर तुम जब तक मुझसे 10-20 मीनिंगलेस क्वेश्चन नहीं करती हो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम करना शुरू नहीं करता, इसलिए कह दिया। अब तुम मुझे इस गलती के लिए माफ़ करो और बिल्कुल स्ट्रेट और सिंपल लैंग्वेज में मेरे पेंडिंग क्वेश्चन का आंसर दो। ओके, बट
ये तुम्हारी ये बात सच निकली तो मैं तुम्हारी आज तक की सारी बचकानी हरकतों के लिए तुम्हें माफ़ कर दूंगा। पर मैं तो कुछ और कह रही थी। सॉरी, मैं स्वाति को नहीं अपना सकता। अरे मैं ये भी नहीं कह रही थी, मैं तो सिर्फ ये चाह रही थी कि आप कुछ दिनों के लिए स्वाति को अपने साथ रखकर उसे आपके दिल में जगह बनाने का और ख़ुद को उसे समझने का मौका दीजिए। फिर यदि आपको लगेगा कि ओके, मैं तुम्हारी ये भी बात मान रहा हूँ, अब तो बता दो कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप खुद ही मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख लीजिए। अच्छा किया जो इसे साथ लेकर आ गई। इसे साथ न लाने का क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं होता, क्योंकि मैं इसी दम पर तो आज आपके पास ये सारी बातें कहने आई थी। पॉजिटिव है ना? हाँ पॉजिटिव तो है, पर यह भी देखना पड़ेगा कि ये किसी और क्या तो नहीं है। अरे ये तो वाकई तुम्हारी ही रिपोर्ट है। आओ जल्दी से मेरे गले लग जाओ। अंकुर के आग्रह करते ही डिम्पल उसके करीब आकर उसके सीने से लग गई। मुझे लगता है तुम्हें डिम्पल की एडवाइस पर अमल करके इस तरह से अपनी ज़िंदगी अनिश्चितता के भंवर में नहीं फंसानी चाहिए थी। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? डिनर के बाद स्वाति से ये सवाल करने के लिए अंकुर ने भूमिका बनाने में जितना समय लिया, उससे काफ़ी कम समय में स्वाति ने अपना सिर हिलाकर उससे असहमति जता दी। क्यों? मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। क्यों नहीं था? करीब 4-5 माह पहले पढ़ाई पूरी हो जाने की वजह से जब से मेरी छोटी बहन निधि घर वापस आई है, तब से मेरे मम्मी पापा डेली मुझ पर शादी का दबाव बना रहे थे। और 2-2.5 माह पहले उसके एक जॉब ज्वाइन करके मेरी पूरी जिम्मेदारियां लेने की पेशकश करने के बाद मेरे मम्मी पापा तो मेरे पीछे ही पड़ गए थे, जबकि मैं आपके अलावा किसी और से शादी करने की बात सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए जब डिम्पल ने यह आइडिया मेरे सामने रखा तो मैं ये सोचकर उस पर अमल करने के लिए तैयार हो गई कि इससे मेरी ज़िंदगी आबाद हो या ना हो, पर मेरा अपने मम्मी पापा की डेली की चिक चिक से पीछा जरूर छूट जाएगा। ऐसा है तो तुमने डिम्पल की हेल्प से जो किया उसे सही नहीं तो बिल्कुल बचकानी हरकत भी नहीं कह सकते हैं। पर यदि डिम्पल ये अजीब सा प्लान इम्प्लीमेंट करके मेरे साथ शादी कराने तुम्हारी हेल्प नहीं करती थी तो तुम क्या करती? 4-5 माह तक मम्मी पापा की बातें सुनकर चुप्पी साध लेने की जो आदत अमल में ला रही थी, वहीं कुछ सालों तक अमल में लाना कंटिन्यू रखती। इसके बाद जब मेरी शादी की उम्र निकल जाती तो वे खुद ही इस तरह की बातें करना बंद कर देती। और अभी मैं तुम्हें अपने साथ रखने से मना कर देता तो फिर डिम्पल की हेल्प से इस शहर में कहीं और रहकर कोई जॉब करने अपने लाइफ के कुछ साल गुजारती, ताकि मेरे मम्मी पापा और छोटी बहन को लगे कि मेरी मैरिड लाइफ ठीक ठाक कट रही है। उसके बाद वापस लौटकर निधि से अपनी जिम्मेदारियां वापस ले लेती और उसकी शादी करवाकर अपनी जिम्मेदारियों के सहारे बाकी की ज़िंदगी बिता देती। और तुम्हारे मम्मी पापा को वापस लौटने की क्या वजह बताती? वही जो आपको शादी के बाद बताई थी, यानी मैं फॉरेन चला गया और वहाँ तुम्हें साथ नहीं रख पाऊँगा। हाँ, यदि अभी कुछ सालों तक साथ रखने के बाद भी मैं तुम्हें अपनाने के लिए मेंटली प्रिपेयर ना हो पाऊँ तो भी तुम वापस लौटकर यही करोगी? हाँ, पर यदि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी सिचुएशन में मुझे नहीं अपना पाएंगे तो आप मेरी हेल्प करके मुझे 2-4 दिनों के अंदर कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि आप मुझे ज़्यादा दिन अपने साथ रखेंगे तो आपको जानने वाले लोगों के बीच ये गलतफहमी फैल जाएगी कि आप मुझसे शादी कर चुके हैं और आपको अपनी पसंद की लाइफ पार्टनर मिलने में काफ़ी दिक्कत होगी। मेरी ज़िंदगी में किसी मनपसंद लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है और ना मेरे मन में ऐसी कोई तमन्ना है, इसलिए तुम्हें इस बात को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हारे यहाँ ज़्यादा दिनों तक रहने से मेरे परिचितों के बीच में तुम्हारे साथ शादी कर लेने की गलतफहमी फैल जाएगी? तुम्हारे लिए तो ये रियल मैरिज है ना? हाँ, पर आपके लिए ये नाटक था। इसलिए ये एक अधूरा विवाह है जो तभी पूरा होगा जब आप एक वास्तविक रस्म मानकर अपनी मर्जी से मेरी मांग में सिंदूर भरेंगे और मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाएंगे। तब तक मेरे लिए तो आप मेरे जीवन साथी रहेंगे और आप मुझसे जो भी अपेक्षाएं रखेंगे मैं एक अच्छी जीवन संगिनी की तरह उन्हें पूरी करने की कोशिश भी करूँगी। पर मैं आपसे वे अधिकार पाने की अपेक्षा नहीं रखूँगी जो एक जीवन संगिनी होने के नाते कोई लड़की अपने पति से रखती है। हाँ, आप चाहें तो मुझ पर वे सारे अधिकार मांग सकते हैं और साथ मुझसे उन कर्तव्यों को पूरा करने की अपेक्षा रख सकते हैं जो थैंक्स, बट मैं तुम पर कोई भी अधिकार तभी जताऊंगा
और तुमसे कोई भी कर्तव्य पूरा करने की अपेक्षा तभी रखूँगा जब मैं तुम्हें एज अ लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट करके तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने और तुम्हें तुम्हारे अधिकार देने की स्थिति में आ जाऊँगा। फिलहाल तो तुम खुद को मेरी रूम पार्टनर समझकर इस तरह से रहो कि तुम्हारी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और मुझे कभी तुम्हें कुछ उल्टा सीधा ना कहना पड़े, क्योंकि मुझे किसी को उल्टा सीधा कहना अच्छा नहीं लगता और मैं किसी को उल्टा सीधा कहने की बजाय उससे अपने संबंध तोड़ देना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जी, मुझे आपकी कही हुई और अनकही सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब आप भी मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए। आपके लिए अनजाने में कभी मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दूं तो आप मुझसे संबंध तोड़ने की बजाय मुझे उसके बारे में एक बार बता दीजिएगा, और यदि मैं उसके बाद भी अपनी गलती रिपीट करती रही तो आप मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए कहीं जाने की बजाय मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दीजिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके एक बार कहने पर इस घर और आपकी ज़िंदगी से इतनी दूर चली जाऊँगी कि मेरी परछाई तक आप पर नहीं पड़ेगी। तुम्हें अभी इन बातों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीके से रहकर नॉर्मल लाइफ जियो और साथ ही लाइफ को एंजॉय भी करो। यदि ईश्वर ने चाहा तो आरुषि की थिंकिंग, नेचर और लाइफ स्टाइल को करीब देखने के बाद मेरे दिल में लड़कियों के लिए जो नो एंट्री जोन बना है वो जल्दी ही किसी को जगह देने लायक बन जाएगा, और यदि ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसमें सिर्फ तुम्हें जगह दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रॉमिस। बट मैं आपके एक और प्रॉमिस लेना चाहता हूँ। यदि आप मुझसे एक ये प्रॉमिस भी कर देंगे तो यदि आप किसी वजह से मुझे अपने दिल में जगह नहीं दे पाए तो भी आप कभी मुझे खुद से दूर नहीं करेंगे तो मेरी लाइफ की सारी टेंशन दूर हो जाएगी। ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा कि तुम मेरे साथ कितने दिन रह पाती हो, क्योंकि यदि तुम मेरे लिए एक अच्छी पार्टनर साबित हुई तो मैं तुमसे इस टाइप प्रॉमिस ना करने पर भी अपने घर से जाने के लिए नहीं कहूँगा, और ये तुम मेरे लिए सरदर्द बन गई तो मैं तुमसे इस टाइप का प्रॉमिस करने के बाद भी तुम्हें साथ नहीं रख पाऊँगा। इट मीन्स आप बेवजह मुझे कभी अपने घर और अपनी लाइफ से नहीं निकालेंगे। किस लिए निकालूंगा? मुझे ना तुम्हें निकाल कर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री देना है और ना तुम्हारे एज आ पार्टनर मेरे साथ घर शेयर करने से मुझे कोई दिक्कत है। जैसे मैं आशीष के साथ उसके घर में रहा वैसे ही जब तक तुम्हें कंफर्टेबल लगे तुम मेरे साथ इस घर में रह लेना, पर ऐसा कोई काम मत करना जिससे मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। आई एम राइट? राइट। तो आप एक काम कीजिए, मुझे एक जॉब दिला दीजिए ताकि मैं आप पर बोझ ना बनकर अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों के लिए खुद आय अर्जित कर सकूं। अभी तुम थोड़े दिनों तक टेंशन फ्री रहकर आराम से लाइफ एंजॉय करो। जब मुझे लगेगा कि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करने में दिक्कत हो रही है तब तुम्हें इसके बारे में बताकर कोई जॉब दिला दूँगा। अरे पर आप बिना किसी रिश्ते के मुझे क्यों? ये मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाह रही हो, इसलिए इस बात को छोड़ो और ये बताओ कि इस दुनिया में ऐसे कितने रिश्ते होते हैं जिनकी वजह से एक व्यक्ति का दूसरे को अपने साथ रखकर उसकी ज़िंदगी के खर्च उठाना जायज़ है। ऐसे तो बहुत से रिश्ते हैं, पति पत्नी, माँ बेटे, बाप बेटा, भाई बहन। इन्हें गिनाने की बजाय ये बताओ कि इनमें से कितने प्रतिशत लोग अपने संबंधियों से लगाव होने की वजह से उनके जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारियों का वहन करते हैं, और कितने प्रतिशत लोग सिर्फ रिश्तों के बंधन को ना तोड़ पाने की मजबूरी की वजह से अपने नातेदारों के जीवन के खर्च का बोझ ढोते हैं। लगभग 90% रिश्तों के बंधन को ना तोड़ पाने की मजबूरी के कारण और बचे हुए 10% अपने रिश्तेदारों से लगाव होने के कारण। और ये 90% लोग जिन रिश्तों के बंधन के कारण अपने रिश्तेदारों की ज़िंदगी का बोझ ढोते हैं वह रिश्तों के बंधन किन चीज़ों से बंधे होते हैं? कुछ रक्त संबंधों से बंधे होते हैं और कुछ वैवाहिक संबंधों से। ठीक है, अब तुम ये सुनो कि इन संबंधों के बंधन कितने अर्थहीन होते हैं। वैवाहिक संबंधों की असलियत तो किसी से छिपी नहीं है। ज़्यादातर पति पत्नी कुछ साल साथ रहने के बाद सिर्फ इसलिए साथ रहते हैं क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता है। इनमें से कई लोग तो एक दूसरे से बेइंतहा नफरत भी करते हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी में अपने संबंध निभाते रहते हैं। इसलिए मेरी नज़रों में प्रेम की डोर की बजाय मजबूरियों की डोर में बंधे इस तरह के संबंधों का कोई अर्थ नहीं है। अब मैं रक्त संबंधों की असलियत बताता हूँ। लोग ये सोचकर अपने बेटे बेटियों और उनके बेटे बेटियों को अपना सब कुछ समझते हैं कि वह उनमें उनके शरीर का अंश है। ये बात मैं भी मानता हूँ कि हर इंसान को उनके बच्चे जैसे भी हों
उनसे प्यार करना चाहिए और उनका पालन पोषण भी करना चाहिए, क्योंकि ये उनका कर्तव्य है। मगर जब बच्चे बड़े हो जाएं और तब भी अपने माता पिता की इज्जत व सेवा ना करें, तो माता पिता को उनसे मोह हटाकर उनकी जगह ऐसे किसी बच्चों को दे देनी चाहिए जो उनका अपने माता पिता की तरह सम्मान करते हैं और माता पिता की सेवा भी कर सकते हैं। लेकिन इंसान अपना बच्चा कैसा हो अपना ही होता है, और पराया कितना भी अच्छा हो पराया ही होता है, कि सोच के तहत ज़िंदगी भर अपने बच्चों का बोझ होता है। इसी तरह कई लोग अपने भाई बहन के उनसे लगाव न रखने के बावजूद इन रिश्तों का बोझ सिर्फ इसलिए ढोते हैं कि उनके जन्मदाता और उनके भाई बहनों के जन्मदाता एक ही हैं। इन अर्थहीन रिश्तों के कारण किसी की ज़िंदगी का बोझ ढोने से तो अच्छा ये है कि हम उन लोगों की ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करके उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करें, जो हमसे प्यार करते हैं या उन्हें हमसे लगाव होता है। और तुम्हें तो मुझसे हद से ज़्यादा लगाव भी है, और तुम मुझसे बेइंतहा प्यार भी करती हो। इसलिए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाना मेरा कर्तव्य है, और ये तभी आ सकती है जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर उन कारणों को जड़ से ख़त्म कर दूं, जो तुम्हारी परेशानी का कारण बन सकते हैं। अब तुम अंदर जाकर सो जाओ, ताकि मैं भी नींदिया रानी के आगोश में जाने की तैयारी कर सकूं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अंकुर का जवाब मिलते ही स्वाति उठकर अंदर वाले कमरे में चली गई। भाई, आपने जैसे शराफत से मुझे ये बताया था कि असली शादी करके लाई नकली दुल्हन आपको कैसी लगी, आप वैसे ही शराफत से मुझे ये भी बता देंगे कि नकली शादी करके लाई असली दुल्हन आपको कैसी लगी, या इसके लिए कोई फंडा अमल में लाना पड़ेगा। अगले दिन अंकुर से मिलने उसके घर आई डिम्पल ने थोड़ी देर तक सामान्य ढंग से बात करने के बाद बातचीत का वही तरीका अपना लिया, जिसे वो अक्सर ज़रूरत पड़ने पर और कभी कभी ज़रूरत ना पड़ने पर भी अपनाने में संकोच नहीं करती थी। देखो यार, तुम फंडा अमल में लाने की बात करोगी तो तुम्हें ना वो बात बताऊंगा जो तुम जानना चाहती हो, और ना तुम्हारे साथ कोई और बात करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे अजीब अजीब से फंडे अमल में लाने की वजह से इतना परेशान हो चुका हूँ कि तुम्हारे मुंह से फंडा अमल में लाने वाली बात सुनते ही मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। हाँ, तुम शराफत से पूछोगी तो मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। अंकुर ने उसे कड़क भाषा में उसकी बात का जवाब दिया। ओके भाई, ऐसी बात है तो आप ये मान लीजिए कि मैं अपने क्वेश्चन का आंसर शराफत से पूछकर जानने के अलावा किसी और तरीके से जानने की कोशिश नहीं करूँगी। अब आप भी शराफत से बता दीजिए कि मेरी नई भाभी आपको कैसी लगी। तुम्हारी कोई पुरानी भाभी भी है क्या? नहीं, तो फिर तुम नई भाभी की बात क्यों कर रही हो? इस पर्पज़ से कि आप मेरी स्वाति को नई भाभी कहने पर ऑब्जेक्ट करें, सिर्फ भाभी कहने पर नहीं। और मैं अपने इस उद्देश्य में सफल भी हो गई। आपने मेरी स्वाति को भाभी कहकर एड्रेस करने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। अभी हम लोगों की इस मैटर पर बात खत्म हो चुकी है क्या? इट मीन्स आप मेरी स्वाति को भाभी बोलने पर अभी ऑब्जेक्ट करने वाले हैं? नहीं। अमेजिंग। क्या मैं आपके रात भर में होने वाले हृदय परिवर्तन की वजह जान सकती हूँ? मेरा ना रात भर में हृदय परिवर्तन हुआ है, और ना कल से आज तक मेरे व स्वाति के बीच के रिश्ते में कोई परिवर्तन आया है। तुम्हारे स्वाति को भाभी कहने पर मेरे ऑब्जेक्ट ना करने के कारण दूसरे हैं। एक तो ये है कि मैं ऑब्जेक्ट करूँगा तो भी तुम उसे भाभी कहकर ही एड्रेस करोगी, इसलिए मेरा इस पर ऑब्जेक्ट करने से टाइम और एनर्जी वेस्ट होने के अलावा कोई दूसरा रिजल्ट नहीं निकलेगा। और दूसरी वजह यह है कि वो मेरी वाइफ की हैसियत से मेरे साथ रहेगी, तो लोग मेरे साथ अपने रिश्ते के अकॉर्डिंग उसे भाभी, बहू जैसे संबोधनों से एड्रेस करेंगे ही। मैं किस किस को रोकूंगा, और रोकूंगा भी तो क्या कहकर? आपकी बात बिल्कुल सही है भाई। मैं तो आज आपकी दूरदर्शिता और समझदारी की फ़ैन बन गई हूँ। मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप हालात से समझौता करके। मैडम, आज मुझ पर अपने शब्दों का मायाजाल फेंकने में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट मत करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे इस मायाजाल के हर एंगल से वाकिफ़ हो चुका हूँ। इसलिए मेरे इसमें फंसने के चांसेस ना के बराबर हैं। मैं एक और बात तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैंने एक समझौता तो किया है, पर हालात के साथ नहीं, बल्कि स्वाति के साथ। ये समझौता किस टाइप का है, ये तुम आराम से स्वाति से समझ लेना। फिलहाल तुम ये बताओ कि तुम कैसी हो और मेरी भांजी कैसी है। मैं भी अच्छी हूँ और आपकी भांजी भी अच्छी है। अब आप ये बताइए कि आपको किस एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि आप किसी भांजे के नहीं बल्कि किसी भांजी के ही मामा बनने वाले हैं।
किसी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं बताया, पर मुझे मेल बेबी से ज़्यादा फीमेल बेबी अच्छे लगते हैं। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ऊपर वाला ज़रूर पहले एक भांजी ही भेजेगा। भाई, आपको फीमेल बेबी पसंद है तो ऊपर वाला आपके घर पहले फीमेल बेबी ही भेजेगा ना। मेरे घर क्यों भेजेगा? मेरे घर तो वही बेबी भेजेगा जो मुझे पसंद है, और मुझे फीमेल से ज़्यादा मेल बेबी पसंद है। 1 मिनट, मेरे मोबाइल पर नाना जी की कॉल आ रही है। मैं पहले इसे रिसीव कर लेता हूँ, फिर तुम्हारी बात का जवाब देता हूँ, कहकर अंकुर ने सामने पड़ा मोबाइल उठाया और उस पर आ रही कॉल रिसीव करके करीब 1.5-2 मिनट तक बात करने के बाद उसे वापस मेज पर रख दिया। क्या बात है भाई, आप नाना जी से बात करने के बाद इतने परेशान क्यों हो गए? अंकुर के मोबाइल पर बातचीत करते समय उसके चेहरे के भाव का मुआयना कर रही डिम्पल ने उसकी बातचीत खत्म होते ही उससे यह सवाल कर दिया। नाना जी ने मुझे अभी के अभी उनसे मिलने के लिए बुलाया है। अंकुर ने ड्राइंग रूम में लगी इलेक्ट्रॉनिक वॉल क्लॉक पर नज़र दौड़ाते हुए जवाब दिया। तो इतनी सी बात के लिए इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? ऑफिस थोड़े लेट चले जाना। अरे, मेरी परेशानी का रीज़न इस समय नाना जी का मुझे उनसे मिलने बुलाना नहीं है, बल्कि उनका मुझे बुलाने की वजह है। और वह वजह क्या है? वे कह रहे थे कि आशीष आया है। तो आने दो ना। उस लड़की का आरुषि ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र होते ही इसे लात मारकर घर से निकाल दिया होगा, इसलिए नाना जी से कुछ मिल जाने की आशा से उनके पास आया होगा। अब उसे कुछ देना है या नहीं, ये नाना जी को डिसाइड करना है। इसके लिए आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है? अरे, मैं ये सोचकर भी परेशान नहीं हूँ कि आशीष किस वजह से उनके पास आया है और नाना जी उसे कुछ देते हैं या नहीं। मैं तो इसलिए परेशान हूँ कि उसके आते ही उससे नाना जी ने ये ज़रूर पूछा होगा कि मैं जब पिछले बार तुम्हारे साथ पुराने शहर वापस गया था तो उससे मिलकर मैंने उसकी हेल्प की पेशकश की थी या नहीं, और उसने भी यही कहा होगा कि मैं उससे मिला तक नहीं। इससे नाना जी, ये भी कोई बड़ा मैटर नहीं है, हाँ, पर आपके लिए ज़रूर काफ़ी बड़ा है, इसलिए मुझे भी आपके साथ चलकर इसे सॉल्व करने में आपकी हेल्प करनी पड़ेगी। थैंक्स। आप गाड़ी निकालिए, मैं 1 मिनट में भाभी से ये बोल कर आती हूँ कि उनसे मिलने में बाद में आऊँगी। कहने के साथ डिम्पल उठकर किचन में चली गई। नाना जी के साथ बात करने से ये तो क्लियर हो गया कि आशीष ने नाना जी को ये नहीं बताया कि मैं आशीष का घर छोड़ने के बाद से आज तक उससे नहीं मिला। विजयकांत के कमरे से निकलकर उसके सामने वाले कॉरिडोर से घर के गेस्ट रूम की ओर बढ़ते समय अंकुर ने राहत की सांस लेते हुए डिम्पल को अपना ऑब्जर्वेशन बताया। हाँ, पर साथ ही ये भी क्लियर हो गया कि अब आपको न चाहते हुए भी उस घटिया लड़के की हेल्प करनी ही पड़ेगी। डिम्पल ने उसकी बात से सहमत जताने के साथ ही उसे अपना ऑब्जर्वेशन भी बता दिया। हाँ, पर लगता है कि तुम्हें मेरे साथ आशीष से मिलकर ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं हो कि उसे मेरी किस टाइप की हेल्प की ज़रूरत है। भाई, आपकी गेसिंग 50-50% करेक्ट और 50% रॉन्ग है। मुझे जानने में तो इंटरेस्ट है कि वो अय्यास और निकम्मा आशीष आपसे किस टाइप की हेल्प लेना चाह रहा है, पर उससे मिलने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा करो, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं उससे जानने के बाद वहीं आकर तुम्हें बता दूंगा कि उसके खुराफाती दिमाग में कौन सी नई खिचड़ी पक रही है जिसमें उसे मेरी हेल्प की मसाले की ज़रूरत है। थैंक यू भाई, कहकर डिम्पल तुरंत पलटकर अपने रूम की ओर चली गई, जबकि अंकुर पूर्ववत आगे बढ़ता हुआ घर के गेस्ट रूम में दाखिल हो गया। बोलो, क्या हेल्प चाहिए मेरी? गेस्ट रूम में पलंग पर लेटे आशीष की ओर उपेक्षा भरी निगाहों से देखते हुए अंकुर ने सवाल किया। अरे, अपने भाई से मिलने का ये कौन सा तरीका है यार? ना हाय कहा, ना हेलो, ना हाल चाल पूछा, सीधे काम की बात पर आ गए। आओ, पहले मुझसे गले मिलो, फिर बताता हूँ कि मुझे तुम्हारी क्या हेल्प चाहिए। अंकुर के सवाल के जवाब में ये कहते हुए आशीष ने खड़े होकर बाहें फैला दी। तुम मुझसे गले मिलने का राइट उसी दिन खो चुके हो जिस दिन तुमने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आरुषि के साथ मिलकर मुझे रियल बताकर मेरी उसके साथ फेक मैरिज करवाई थी, और थोड़ा बहुत बचा हुआ राइट उस दिन खो बैठे जिस दिन तुमने अपनी रात रंगीन करने के लिए उस लड़की को भी अपनी बाहों में लेने में भी संकोच नहीं किया जो मेरी चाहत थी, और उसकी मांग में झूठा ही सही पर मेरे नाम का सिंदूर भरा हुआ था। भाई,
मेरा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आरुषि के साथ तुम्हारी शादी कराने के लिए तुमसे झूठ बोलना वाकई एक ऐसा गुनाह है जिसके लिए तुम्हारा मुझे अपना भाई मानने और मुझे गले लगाने से इनकार करना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन इसके बाद के जिस काम के लिए तुम मुझसे नफ़रत करते हो वो बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि उस रात जो हुआ वो मैंने अपनी रात रंगीन करने के लिए अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि आरुषि ने उसको उन हिडन एम्बिशंस को पूरा करने के लिए मुझसे करवाया था, जिसके लिए उसने तुम्हारा साथ करना और मेरे डैड के सामने मेरी वाइफ होने की एक्टिंग करना एक्सेप्ट किया था। उसके मुझसे ऐसा करवाने के दो गुप्त मकसद थे, मुझे अपनी मुट्ठी में लेना और तुम्हें उस घर और मुझसे दूर कर देना, ताकि डैड की डेथ के बाद जब उनकी बिल के अकॉर्डिंग हमारी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाए तो वो मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दे और मैं कुछ ना कर पाऊँ। और हुआ भी यही, तुम्हारे मुझे बिना बताए अंडरग्राउंड हो जाने से मैं अकेला पड़ गया और उसने इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर डैड की डेथ होते ही प्यार से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र कराने के बाद मुझे लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा कुछ होने की तो मुझे भी आशंका थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा। मुझे लग रहा था कि मामा जी की डेथ के बाद कुछ सालों तक तुम दोनों साथ रहकर एक दूसरे के साथ अपनी रातें रंगीन करते रहोगे। जब एक दूसरे से मन भर जाएगा तब प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर तुम्हारे बीच विवाद होगा और आरुषि सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी। पर यह सब कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया। एनीवे, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ नाना जी से मदद लेने के उद्देश्य से आए थे या नाना जी के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करके मेरी मदद लेने आए थे? भाई, मैं तुमसे मदद मिलने की तो उम्मीद तो काफ़ी पहले छोड़ चुका था, क्योंकि मुझे 1% भी यकीन नहीं था कि अब मेरी तुमसे कभी मुलाकात भी हो सकती है। इसलिए यहाँ मेरे तुमसे मदद लेने के मकसद से आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं तो यहाँ दादाजी से माफ़ी मांगकर कोई नया कारोबार शुरू करने के लिए उनसे कुछ पैसे लेने के पर्पज़ से आया था। लेकिन जब मेरे उन्हें ये बताने के बाद कि मेरे डैड की बेवकूफ़ी की वजह से मैं सड़क पर आ गया हूँ, उन्होंने ये कहा कि उन्हें आरुषि पहले से ही एक निहायत ही शातिर और एक नंबर की दगाबाज लड़की लग रही थी, इसलिए ही उन्होंने तुम्हें मेरी हेल्प के लिए भेजा था। तो मुझे मेरी ज़िंदगी के उजाड़ हो चुके गुलशन में फिर से बाहर आने की उम्मीद नज़र आने लगी और मैंने उनसे कुछ पैसे मांगने का विचार छोड़कर ये कह दिया कि मुझे दोबारा तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ गई है और मेरे पास तुमसे कांटेक्ट करने का कोई और माध्यम नहीं है, इसलिए मैं तुमसे मिलने में हेल्प मांगने के लिए उनके पास आया हूँ। चलो, कम से कम पूरी ज़िंदगी में तुमने ये तो एक अच्छा काम किया कि नाना जी को मेरे तुम्हारा घर छोड़ने के बाद तुमसे दोबारा मुलाकात ना करने की बात और पर्दे के पीछे की वो काली हकीकत नहीं बताई, जिसे कल्पना से हकीकत में बदलने के लिए मैंने भी तुम्हारा साथ दिया था। तुम अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए। मुझे आरुषि को इस बात का एहसास कराने में तुम्हारी हेल्प चाहिए कि यदि वो मेरे डैड की पूरी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करेगी तो उसके हाथ से एक झटके में सारी प्रॉपर्टी निकल जाएगी और उसे इस बात का एहसास करवाना कैसे है। ये कह कर कि हमारे पास इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है कि वो मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी वाइफ है और हमने कोर्ट में ये बात साबित कर दी तो भले ही मुझे कुछ ना मिले, पर उसके हाथ से भी सारी प्रॉपर्टी निकल जाएगी। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि यदि वो तुम्हारी हेल्प से इस बात से डरकर मुझे मेरे डैड की प्रॉपर्टी में से 50% भी देने के लिए तैयार हो जाएगी तो मैं उसे और उसके हिस्से में जाने वाली 50% प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए भूल कर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करूँगा और फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा कि तुम्हें फिर से मेरी हेल्प करने के लिए कोई तकलीफ़ उठानी पड़े। तुम्हारा प्लान तो बहुत बढ़िया है, पर मैं मेरी और आरुषि की शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट कर चुका हूँ और उसके अलावा मेरे पास उसके मेरी वाइफ होने का और कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैं उसे डराकर तुम्हारे डैड की प्रॉपर्टी में तुम्हें शेयर दिलाने में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। भाई, उस शादी की रिकॉर्डिंग की एक कॉपी मेरे पास है जिसे दिखाकर तुम उसे, यदि तुम्हारे पास उस शादी की रिकॉर्डिंग की एक कॉपी है तो तुमने खुद उस कॉपी की हेल्प से उसे डराने की कोशिश क्यों नहीं की थी। पर उसने उस कॉपी को देखने के बाद डरने की बजाय उल्टा मुझे ये ओपन चैलेंज दे दिया
कि यदि मैंने उस कॉपी के दम पर उसे कोर्ट में तुम्हारी वाइफ साबित कर दिया तो डैड की आधी नहीं बल्कि पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगी। एक्चुअली उसे किसी लॉयर ने ये गारंटी दी है कि यदि उस वीडियो रिकॉर्डिंग में उसके साथ फेरे लेने वाला और उसकी मांग में सिंदूर भरने वाला शख्स खुद कोर्ट में आकर इस बात की गवाही नहीं देगा कि उसमें नज़र आ रही शादी असली है, तब तक वो ये साबित नहीं होने देगा कि वो मेरी नहीं बल्कि किसी और की वाइफ है। मेरे लॉयर ने भी मुझसे यही कहा था, इसलिए मैंने कानूनी कार्रवाई के झमेले में पड़कर मुफ्त में बदनाम होने के बजाय चुपचाप घर से निकलने में ही अपनी भलाई समझी और यहाँ चला आया। पर अब तुम्हें ये लग रहा है कि तुम मुझे उससे मिलवा कर ये कहोगे कि तुम्हारे पास कोर्ट में वो वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर पेश करने के साथ साथ अब इस बात की गवाही देने के लिए कि उसमें नज़र आने वाली शादी असली है मुझे कोर्ट में पेश करने का भी विकल्प मौजूद है, तो वो लाइन पर आ जाएगी। आई एम राइट? हाँ भाई, तभी तो मैं उसे लाइन पर लाने में तुम्हारी हेल्प मांग रहा हूँ। तो ठीक है, मैं ज़िंदगी की लास्ट हेल्प समझकर तुम्हारी ये हेल्प कर देता हूँ। बताओ उससे मिलने कब जाना है? भाई क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम अकेले ही जाकर उससे मिल लो और उसे ये बात समझा दो कि बात कोर्ट तक गई तो मुझे कुछ मिलना है और ना उसे? मुझे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर कब जा रहे हो उससे मिलने? कल ही चला जाऊंगा। अब तुम बातें बंद करके मुझे वो वीडियो रिकॉर्डिंग भेजो ताकि मुझे ऑफिस जाकर 2-3 दिन की छुट्टी लेने और वहाँ से घर आकर कल के लिए तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। भाई मुझे वो रिकॉर्डिंग तुम्हें भेजने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी मेरा मोबाइल पूरी तरह से डिस्चार्ज है और मेरे पास उसका चार्जर भी नहीं है। पर तुम्हें जाना है तो तुम एक काम करो, मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर नोट करा दो और चले जाओ। मैं चार्जर मंगाकर मोबाइल चार्ज करने के बाद वो रिकॉर्डिंग तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, नंबर नोट करो, कहकर अंकुर ने आशीष को अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर नोट करा दिया और कमरे से बाहर निकल गया। सुनिए, क्या आप मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हैं? अपना बैग पैक कर रहे अंकुर ने स्वाति का सवाल सुनकर पल भर के लिए नज़रें उठाकर उसकी ओर देखा और बोलो, क्या करना है? कहकर दोबारा अपने काम में व्यस्त हो गया। आप मेरे घर जाकर ये पैकेट निधि को दे सकते हैं। क्या है इसमें? निधि के लिए एक ड्रेस है। आज डिम्पल दीदी आपके साथ जाने के बाद दोबारा यहाँ आई थी और उन्होंने मुझे आपके कल के प्रोग्राम के बारे में बताया, तो मैं उन्हीं के साथ मार्केट जाकर निधि के लिए ड्रेस खरीद कर लाए आई। ये सोच कर कि आप मेरे घर जाकर निधि को एज अ गिफ्ट ये ड्रेस प्रेजेंट कर देंगे तो उसे और मेरे मम्मी पापा को लगेगा कि हम लोगों के बीच सब ठीक चल रहा है। क्यों, उन्हें ऐसा कुछ डाउट हो गया है क्या कि हम लोगों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? हाँ, आपके उनके सामने पहले मेरे साथ मंदिर में बहुत कम लोगों के बीच शादी करने की शर्त रखने, शादी के बाद से अभी तक उन लोगों से बात नहीं करने, फिर मेरे यहाँ से अकेले ही घर जाने और फिर आपके मुझे लेने ना आने जैसी बातों से उन्हें लग रहा है कि हम लोगों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे मैं उन्हें फ़ोन पर समझा चुकी हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि उन्हें मेरी बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ है, इसलिए आपको ये तकलीफ़ दे रही हूँ। अरे इसमें तकलीफ़ देने जैसी कोई बात नहीं है। मुझे तकलीफ़ तो तब होती जब तुम मुझे इस टाइप की ड्रेस खुद खरीद कर अपनी बहन को गिफ्ट करने के लिए कहती। लाओ इसे मुझे दे दो, मैं इसे ही आज ही अपने बैग में रख लेता हूँ, क्योंकि इसे रखना भूल गया तो मुझे कहीं से ऐसी एक ड्रेस खरीदनी पड़ेगी और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। आप हटिए, मैं इसे खुद रख देती हूँ और आपका सामान भी पैक कर देती हूँ। थैंक्स, अंकुर एक तरफ हटते हुए बोला। शॉपिंग की तरह ही ये काम भी मेरे लिए बहुत दुखदाई है, मगर मजबूरी में करना पड़ता है। ऐसी बात है तो मुझे बोल देते थे। एनीवे, अब याद रखिएगा कि जब तक मैं यहाँ हूँ आपको पैकिंग या शॉपिंग को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये दोनों काम बहुत अच्छे से आते हैं। स्वाति ने अंकुर के पैक किए कपड़े व सामान निकालकर पास पड़ी मेज पर रखे और उन्हें तरीके से दोबारा बैग में रखते हुए अंकुर की बात पर प्रतिक्रिया दी। जब तक यहाँ हूँ का क्या मतलब है? क्या तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम्हें यहाँ से कभी जाना पड़ सकता है? कल रात आपसे बात होने के बाद से आज 1:30-2 बजे तक तो एक बार भी ऐसी कोई बात मेरे दिमाग में नहीं आई, पर जैसे ही 1:30-2 बजे डिम्पल दीदी ने आकर मुझे बताया कि आप कल आरुषि से मिलने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिम्पल ने तुम्हें ये बता दिया
कि मैं कल आरुषि से मिलने जा रहा हूँ, पर ये नहीं बताया कि मैं उससे मिलने किस लिए जा रहा हूँ। ये भी बताया था, तो फिर तुम्हारे दिमाग में ये बेहूदी बात क्यों आई? वो आपकी पहली और इकलौती चाहत है ना, इसलिए मुझे लगा कि हो सकता है उसके साथ आपकी मुलाकात होने पर दोबारा उसके हुस्न का जादू। अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। वो मेरी चाहत है नहीं, बल्कि थी, और मैं उसके हुस्न का नहीं, उसकी बेमिसाल लगने वाली शख्सियत का दीवाना था, जो अब मेरी नज़रों में इतनी मैली हो चुकी है कि दोबारा उसका जादू मेरे ऊपर चलने की बात सोचना भी बेवकूफ़ी है। इसलिए जैसा तुम सोच रही हो वैसा होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। पर यदि मेरी ये बातें सुनने के बाद भी तुम्हारे मन में ऐसा कोई डाउट बचा हो तो कल तुम भी मेरे साथ चलो और हम दोनों के बीच होने वाली मुलाकात में क्या क्या होता है खुद अपनी आंखों से देख लो। क्या मैं वाकई आपके साथ चल सकती हूँ? हाँ, पर मेरे आरुषि से मुलाकात करते समय तुम मेरे साथ रहोगी तो वो ये अनुमान लगा सकती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर चुका हूँ, और यदि ये बात एक बार उसके दिमाग में घुस गई तो वो इसकी रियलिटी चेक करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और इसकी तह तक पहुँच कर ही इसका पीछा छोड़ेगी। और वो इस बात की सच्चाई जानने में कामयाब हो गई तो वो मेरी दी जाने वाली वार्निंग से डरकर आशीष को उसके डैड की प्रॉपर्टी में शेयर देने के लिए तैयार होने के बजाय उल्टा मुझसे अपनी कोई शर्त मनवाने की कोशिश करेगी, क्योंकि मेरे पास उसे डराने के लिए जो सबूत है वो उसके पास भी होगा, और ये सबूत एक ऐसी दोधारी तलवार है जो उसके लिए मेरे उससे ऑफिशियल डिवोर्स लिए बिना ही तुम्हारे साथ शादी करने की बात उसके नॉलेज में आते ही मेरे खिलाफ एक घातक अस्त्र बन जाएगा। ऐसी बात है तो उससे मिलने से पहले मुझे मेरे मम्मी पापा के घर छोड़ दीजिएगा। स्वाति, तुम मेरे साथ मेरी जासूसी करने के लिए जाना चाहती हो या अपनी मम्मी पापा और छोटी बहन से मिलने? इसका आंसर मैं 2 मिनट बाद दूंगी। क्यों 2 मिनट बाद? कोई शुभ मुहूर्त है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर 1 मिनट का टाइम मुझे पैकिंग कंप्लीट करने में लगेगा और 1 मिनट मोबाइल खोजने में, इसलिए यानी तुम मेरे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कॉल करके दोगी, नहीं मैसेज करके। क्यों? इस क्यों का आंसर जानने के लिए भी आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेता हूँ, क्योंकि आर्गूमेंट करने से भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की उम्मीद नहीं है। अंकुर की इस बात का स्वाति ने कोई जवाब नहीं दिया, पर वो खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। 1.5-2 मिनट बाद इंतज़ार करने के बाद अंकुर के मोबाइल के व्हाट्सएप पर उसे स्वाति का ये मैसेज मिला। मैं आपके साथ ना आपकी जासूसी करने के लिए जाना चाहती हूँ और ना अपने मम्मी पापा और छोटी बहन से मिलने। मैं तो सिर्फ आपके चेहरे पर नज़र आने वाली प्यारी सी मुस्कान का बार बार दीदार करने के लिए आपके साथ जाना चाह रही हूँ, और ये बात मैं अपने मन की झिझक की वजह से आपको मुंह से बोल कर नहीं बता पाई। आपको जवाब के लिए इंतज़ार कराने के लिए सॉरी, और मुझे आपके चेहरे की मुस्कान का दीदार करने के ढेर सारे मौके देने के लिए मेनी मेनी थैंक्स। पूरा मैसेज पढ़ने के बाद अंकुर के चेहरे पर वैसी ही मधुर मुस्कान उभर आई जैसी 1.5-2 मिनट पहले स्वाति के चेहरे पर नजर आई थी। अंकुर ने निगाहें उठाकर कमरे के गेट की तरफ देखा तो उसे पर्दे की आड़ से छिपकर अपने मैसेज की प्रतिक्रिया देखने की कोशिश कर रही स्वाति नजर आ गई। जब स्वाति को यह पता चला कि अंकुर उसे देख चुका है तो वो भागकर दूसरे कमरे में चली गई। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।